हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू हॉरिजन क्लासेस। हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक लाइट, जिसके अंदर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यूपी बोर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर है कोई चीज़ तो ऑब्वियसली साइंस है, जिसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं आप, और इजी सब्जेक्ट है। अगर समझ के एक बार तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो न्यू हॉरिजन कोचिंग जो कि गोला में है, और मैं हूँ विनय, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स का वेरी वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, जिसका नाम है लाइट। ओके। तो लाइट है क्या, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है? ओके। तो हम अगर बात करें लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिफ्लेक्शन क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाया है, जहां पर क्या हो रहा है कि एक लाइट यहाँ पर इन कर रही है और दूसरी आउट हो रही है, तो इसे इंसिडेंट रे कह रहे हैं, इंसिडेंट रे। ओके। और इसे इसे कह रहे हैं इमर्जेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे। ओके। रिफ्लेक्टेड रे ज्यादा सही होगा, जिसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। फिर आप यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देख पा रहे हैं, जहां पर लाइट आ तो रही है किसी प्लेन मिरर के अंदर, या मतलब किसी भी कांच या पानी के अंदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आती है, तो जो प्रोसेस कहलाती है उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, तो उसकी वेलोसिटी, स्पीड और स्पीड और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सारी चीजें चेंज होती है। तो व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओके। और तीसरी चीज डिफ्रैक्शन होती है, जो कि यहाँ पे क्लास के टॉपिक में यहाँ पर नहीं है, बट हम अगर आपको समझाएं तो किसी भी चीज के कॉर्नर से लाइट का बेंड होना और दूसरी जगह पर चले जाना, जो कहलाता है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके। दिस इज इनकमिंग लाइट एंड दिस इज आउटगोइंग लाइट। ओके, दिस ऑल इज अ आउटगोइंग लाइट। तो आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ लिया। रिफ्लेक्शन का यूज आप अगर डेली लाइफ में देखें, तो आप अपना चेहरा किसी मिरर में देखते होंगे मॉर्निंग में, और जब हम भी रिफ्रैक्शन अगर देखें, तो आप अगर एक कांच का ग्लास ले लें, जैसे ये आपने एक कांच का ग्लास ले लिया, इसमें पानी भर लिया, और यहाँ से एक लाइट, लेजर लाइट डाली, तो एक लाइट जाएगी, और मान लो ग्लास की जो विड्थ है वो इतनी है। इस विड्थ के अंदर, इतनी चौड़ाई के अंदर जब लाइट जाएगी, तो एक बार दूसरे मीडियम में गई और फिर से दूसरे मीडियम में जाएगी। ओके। तो जब पहला मीडियम, और ये दूसरा मीडियम था कांच, और तीसरे मीडियम में जब जाएगी, तो बार बार लाइट की स्पीड और अन्य प्रॉपर्टी चेंज होगी, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके। तो रिफ्लेक्शन में याद रखना है सेम मीडियम होता है, यहाँ पर क्या याद रखना है, सेम मीडियम होता है। ओके। और यहाँ पर टू डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, टू डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। ओके। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा। पहले हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ लिया। अब चूंकि लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी व्हाट इज लाइट, लाइट है क्या एक्चुअली। तो लाइट क्या है? लाइट की वजह से हम कुछ भी देख पा रहे हैं। अगर मान लो प्रकाश ना हो, एक कमरे में अंधेरा हो, उस कमरे में चाहे कितनी भी अच्छी चीजें रखी हो, हम उनको नहीं देख पाएंगे जब तक उसमें लाइट नहीं होगी। तो लाइट काम क्या कर रही है? किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक, हमारी आंखों तक आती है, जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हैं। ओके। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। मतलब हमें अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए किसी चीज की अगर जरूरत है, तो वो है लाइट। ओके। फिर 20th सेंचुरी में इस बात की डिबेट थी कि लाइट है क्या एक्चुअली में। ओके। तो किस नेचर है, मतलब लाइट का नेचर क्या है। तो उस टाइम पे बहुत समय के लिए लाइट का नेचर जो माना गया, वो स्टार्टिंग में वेव नेचर माना गया था। वेव नेचर। वेव नेचर का मतलब क्या है कि लाइट सब दिन वेव के फॉर्म में चलती है। वेव का मतलब हिंदी वालों, तरंग। ओके। तरंग। तरंग क्या होती है? जैसे कि ये आपका एक पॉन्ड है, ठीक, एक तालाब है, और इस तालाब के अंदर आपने पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये तालाब है और इसके अंदर बहुत सारा वाटर भरा हुआ है। इस वाटर में अगर आप कोई एक स्टोन थ्रो करेंगे, तो क्या होता है, एक स्टोन निकलता है, उसके आसपास बहुत सारी वेव्स बनती चली जाती है। तो ये फॉर्म ऑफ वेव्स होती है। ओके। तो लाइट को पहले शुरुआत में वेव माना गया। ओके। तो जिसकी वजह से कहा गया कि रिफ्लेक्शन वेव की वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन वेव की वजह से हो रहा है, डिफ्रैक्शन वेव की वजह से, और इंटरफेरेंस वेव की वजह से हो रहा है। फॉर क्लास 9th आपने दो चीजें तो पढ़ ली, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बट रही बात डिफ्रैक्शन की और इंटरफेरेंस की, तो आप इन दोनों को क्लास 12th में पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड वाले क्लास 12th में पढ़ेंगे। ओके। मेरे ख्याल से सीबीएसई बोर्ड में भी शायद ये 12th में ही है।
और फिर डिफ्रैक्शन तो मैंने समझाया अभी, किसी भी चीज के कॉर्नर से, जैसे आपने एक दीवार बनाई, इस दीवार की, अगर इस दीवार में यहाँ पर इस कमरे में बल्ब जल रहा है और इसका दरवाजा खुला हुआ होता है, तो हल्का उजाला बाहर की तरफ भी आ जाता है। ये किस वजह से होता है? उसका रीजन है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी कोर या कॉर्नर से लाइट का बेंड होकर दूसरी डायरेक्शन में जाना, जैसा कि आपने पिछली वाली स्लाइड में ये वाला फोटो देखा था। ओके, तो हम लोग चलते हैं इस पर। तो एग्जाम्पल क्या है? रेनबो का फॉर्म होना लाइट का वेव नेचर दिखलाता है। वेंडिंग ऑफ द लाइट इन द वाटर, वाटर में लाइट का मुड़ना। वाटर में लाइट मुड़ती कैसे, जरा यहाँ पर देखें। जैसे आपने ये लाइट पानी भर दिया था, इसमें अगर वाटर भर दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक पेन डाल दी। जब पेन डालते हैं तो पेन ऊपर तो सीधी दिख रही है यहाँ तक, लेकिन जब यहाँ करते हैं तो पेन कहीं यहाँ दिख रही होती है। तो ये जो रीजन है वो किसकी वजह से है? वेंडिंग ऑफ लाइट, वेंडिंग ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो है वो टिल्ट कर जा रही है। और चूंकि लाइट टिल्ट क्यों कर जा रही है, इसका भी रीजन है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ना कि रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन इसका रीजन है। फिर हम चलते हैं पार्टिकल नेचर पे। पार्टिकल नेचर क्या है? मतलब लाइट को शुरुआत में जब वेव कहा गया तो उसके साथ ही कुछ साइंटिस्ट ने इस बात के लिए डिबेट करी कि लाइट वेव नहीं, एक्चुअली में पार्टिकल है। तो पार्टिकल है क्या? उन पार्टिकल्स को कहते क्या हैं? उन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स, ओके। अब जब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो फोटॉन्स की एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू करके निकाली जाती है। लेकिन आज की क्लास के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना नहीं है बहुत ज्यादा। बस याद रखना है कि पार्टिकल जो नेचर है उसमें फोटॉन्स होते हैं, जो कि लाइट को कह सकते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ठीक, तो फोटॉन की होने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे आप। फिर सोलर सेल्स, जो हमारे ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं, ओके, इन सब में जो लाइट बनती है, मतलब लाइट से एनर्जी बनती है, इन सब में क्या हो रहा है? लाइट से एनर्जी ही तो बन रही है। घर पे हम देख रहे हैं कि लाइट में पैनल लगे हुए हैं, और इन पैनल की वजह से हम फैन चला पा रहे हैं, अपनी टीवी एसी कुछ भी चला पा रहे हैं। तो किसी फॉर्म में एनर्जी ही तो बन रही है। तो एनर्जी की बनने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो बनने की वजह है वो क्या है? फोटॉन्स है। फोटॉन्स उस पे गिरते हैं और फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इज दैट क्लियर और नॉट? ओके। फिर हम चलते हैं, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अगर हम सिंपल डेफिनेशन ऑफ द लाइट पढ़ें, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेट लाइन। सो बोथ, अब देखिए बोथ नेचर दिखाता है कौन सा? पहला वेव नेचर, और दूसरा पार्टिकल लाइक नेचर। पार्टिकल लाइक नेचर का मतलब, अब देखो बोथ वेव और पार्टिकल दिखा रहा है, तो हम कुछ वेव को ऐसा बनाते हैं क्या? ओके, तो अगर हम यहाँ पर कह लें कि ये एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि किसके फॉर्म में, जो पार्टिकल हैं वो वेव के फॉर्म में चल रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं लाइट है डुअल नेचर, जो कि शुरुआत में ही बात लिखी थी यहाँ पर। लाइट है डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब लाइट के पास वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखा निकाले हैं, की पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स। एग्जाम्स में वन लाइनर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्या पढ़ना है? लाइट क्या है, किस फॉर्म की वेव है? वेव तो आपने अगर पढ़ी है तो वेव को क्या पढ़ा है? अगर हमने दो टाइप की वेव्स पढ़ी होंगी, एक तो ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। कौन सी वेव्स होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने क्या बताया था? आपने पढ़ा होगा क्लास, अभी नहीं पढ़ा है अगर, तो फिर नेक्स्ट इसी क्लास में पढ़ेंगे आप, 10th क्लास में। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो वेव्स होती हैं। लेकिन एक तीसरी टाइप की वेव जो कि होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है। दो फील्ड होती है, मतलब जब ये भी थोड़ा पेचीदा टॉपिक है, ये भी पढ़ेंगे आगे। ये दोनों चीजें चलती हैं साथ साथ, ठीक, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर दूसरी चीज क्या है? इट डज नॉट नीड अ मीडियम। तो इधर वाला हम मिटा रहे हैं इसमें समझाने के लिए थोड़ा। ओके, आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग। ओके, नो प्रॉब्लम। लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम मीन्स कि लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। अगर मीडियम की नीड होती तो आपका जो सन है वो यहाँ है, और कहीं यहाँ पर तुम्हारी अर्थ है। ओके, तो सन से अर्थ में आने के लिए बीच में क्या है? वैक्यूम। ठीक, वैक्यूम होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि लाइट यहाँ से यहाँ जाए। लेकिन क्या लाइट, एक्चुअली में तो लाइट जाती ही है, क्या यहाँ पर कोई मीडियम है? अगर मीडियम चाहिए होता तो क्या लाइट यहाँ से यहाँ जाना पॉसिबल होता? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि लाइट ना आए। तो लाइट तो आ रही है, इसका मतलब क्या है कि लाइट को कोई मीडियम की नीड नहीं है।
फिर लाइट सब दिन स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब किसी चीज का आगे बढ़ना, और रेक्टी का मतलब होता है सीधा, और लीनियर का मतलब लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन में चलने की वजह से लाइट की जो प्रॉपर्टी है उसको कह रहे हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। फिर तीसरी बात, अगर अगली बात समझें तो हम क्या कहेंगे, लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, एंड दिस इज वेरी मच, ये बहुत ज्यादा है। ठीक, इतनी स्पीड से आज तक कोई भी चीज आगे मूव नहीं कर सकती। ओके, कहने का मतलब है कि किसी भी चीज की अगर मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, वो हो सकती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बहुत बड़ी स्पीड है। फिर लाइट हैज डुअल नेचर, वो हमने ऊपर ही बता दिया कि लाइट के पास डुअल नेचर है, कौन सा, वेव एंड पार्टिकल वाला। फिर लाइट इज द फॉर्म, देखो फिर से अगर हम लाइट के बारे में कुछ पढ़ना चाहें तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स इंटरवल इन स्ट्रेट लाइन। तो वही ऊपर वाली बात कि हमने क्या बताया कि ये हमको ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में मदद करती है और सब दिन स्ट्रेट लाइन में चलती है। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं, जिसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस स्लाइड में जैसे कि चैप्टर का पहला नाम ही था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ठीक, तो रिफ्लेक्शन को मैंने बताया, जैसे ये है एक सरफेस, और इस सरफेस मान लो ये मिरर है, ठीक, इसको M1 नाम दे देते हैं, और यहां से एक लाइट गिरी, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहीं दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक, ये आने वाली लाइट थी और ये जाने वाली लाइट, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे, आर ए वाई, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और इसके बीच में एक होता है नॉर्मल, जो कि बिल्कुल सीधा होगा। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, ठीक, जो इससे परपेंडिकुलर का एंगल बनाएगा। ओके, नीचे वाले मिरर से। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है और दूसरे डायरेक्शन में लाइट जा रही है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के दो लॉज पढ़ाए गए हैं। ठीक है, दो, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, और दो रिफ्लेक्शन के एक और दो लॉज पढ़े हैं। तो लॉज में पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल जो होगा इंसिडेंस का एंगल होगा, जिसे आई कह रहे हैं, और जो रिफ्रैक्शन का एंगल होगा, रिफ्लेक्शन का एंगल होगा, उसे आर कह रहे हैं। तो एंगल आई सब दिन बराबर होगा एंगल आर के, एंगल आई एंड आर शुड बी इक्वल। ठीक, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर दूसरा लॉ कहता है कि जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे हो, और जो नॉर्मल हो, और जो रिफ्लेक्टेड रे हो, वो तीनों सब दिन एक प्लेन में होंगे। एक प्लेन का मतलब, जैसे कि आप एक पेपर ले लें, इस पेपर पे ही अगर आप यहाँ पर मीडियम बना रहे हैं, जिस दो एक मिरर बना रहे हैं, इधर से इंसिडेंट राइट आए और इधर से रिफ्लेक्टेड चली जाए, और यहाँ पर एक नॉर्मल हो, तो ये सब तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उधर की साइड बाहर निकल जाए, या ये वाली लाइन इधर के साइड से बाहर हो। ठीक, तीनों एक प्लेन में होंगे, एक ही पेज में होंगे, ऐसा कहने का मतलब है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ इन रिफ्लेक्शन। ओके, फिर हम बात करें, अगर ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिसपे तीसरी इंपॉर्टेंट बात के बारे में अगर बात करें, तो ये कह रहा है दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सर्फेसेस। और अच्छी बात यह है कि हमें क्लास 9th में स्फेरिकल सर्फेसेस के बारे में भी बात करनी है। ओके, तो ये कह रहा है कि ये जो सारे लॉज हैं वो स्फेरिकल सर्फेसेस के लिए भी काम करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि जो मेनली ऐसा हो रहा है कि एक प्लेन सरफेस के लिए बात हो, लेकिन अब तो रिफ्लेक्शन, मतलब स्फेरिकल सरफेस के बाद में बात करनी है, तो बड़ा सा स्फेयर ले उसका मिरर काटे, तो उसके बारे में भी ये बात सही होगी, जो लॉज बताए गए हैं रिफ्लेक्शन के। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। आगे, स्फेरिकल मिरर क्या है। अब स्फेरिकल मिरर, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर एक ने बड़ा, आपने एक स्फेयर ले लिया। ओके, दिस इज द स्फेयर, और इसका एक पार्ट यहाँ से कट कर दिया, और ये मान लो इसका सेंटर था, तो अगर ये पार्ट कट करा तो इसको निकाल कर यहाँ ले गए, और ये इस टाइप में आ गया। अगर आपने इधर वाले को पॉलिश कर दिया, ठीक, पॉलिश मतलब कोट कर दिया, पॉलिश कर दिया, कुछ भी कह सकते हो। ठीक, या आपने यही उठाया और अब किसे इधर वाले को पॉलिश कर दिया। ठीक, तो दो टाइप के मिरर्स बन जाएंगे। ठीक, ये स्फेरिकल मिरर होंगे, और इसे सी कहते हैं, ये सी है। तो यहाँ जो ये दूरी है, ये जो दूरी है, इसे हम आगे बढ़ेंगे कैपिटल आर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल आर। ओके, और इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो ये है यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आर को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों बातें हमने पढ़ ली। ठीक, तो जैसे आपके सामने ये कॉनकेव मिरर बनाया गया है। जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो पॉलिश है वो उभरी हुई साइड के है, बल्जिंग साइड है, बल्जिंग साइड है। ओके, वल्जिंग साइड में पॉलिश होती है, और जो इधर है वो इसके अंदर की साइड में पॉलिश होती है। ठीक, जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो उभरी हुई साइड से होगा, और ये इसमें दबी हुई साइड से हो। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर तो बहुत सिंपल टॉपिक है, 7th 8th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा। आई होप 9th में भी पढ़ लिया हो। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या है हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर अच्छा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये हैं क्या, मतलब थोड़ा इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। अच्छा, जैसे ये आपका पहला वाला जो है, सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये पहला वाला जो मिरर है ये कॉनकेव है, और दूसरा वाला कॉन्वेक्स है, जैसा कि ए और बी देख पा रहे हैं, ये बी है और वो वाला ए है। ठीक, तो फिर ए में क्या हो रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में लाइट देखो इनफाइनाइट पॉइंट से आ रही है। इनफाइनाइट पॉइंट से जब एक लाइट आएगी, इनफाइनाइट का मतलब बहुत जो चीज दूर थोड़ा रखी है। ठीक, इतनी ज्यादा दूर नहीं कि बहुत इनफाइनाइट, लेकिन हो सकता है कि सन से भी लाइट आ रही हो। तो जो सन से या लाइट आ रही हो तो वो तो इनफाइनाइट दूरी पर होगी। इनफाइनाइट कुछ ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल कहीं इतनी दूर से आ रही है कि बिल्कुल पता नहीं है। बहुत ज्यादा लंबी दूर से अगर लाइट आ रही है तब भी हम मिरर के रूप में, यानी इस ऑप्टिक्स में हम उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो जब लाइट आती है तो उसको हम पैरेलल समझते हैं। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये वाला जो एक्सिस है इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल आती है तो सारे पॉइंट वो फोकस, यानी इसका जो फोकस था उस पर कट करती है। और ये फोकस था क्या, जैसे अगर हम ये कान के मिरर बनाए तो इधर की साइड में तो पॉलिश हो गई, और जिस मिरर से काटा था उसका सेंटर जो था उसे सी कह रहे थे, इसे ही को सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे थे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर पूरी रेडियस आर है तो उसके उसके आधा, उसका आधा जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं फोकस। इसे क्या कहते हैं, फोकस। ठीक, ठीक, या फोकल पॉइंट। ठीक, तो ये फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ याद रखेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट समझ गए, या तो फोकस समझ गए। तो जब भी लाइट पैरेलल आती है तो वो सब दिन फोकस से होकर जाती। ठीक है, जो इंसिडेंट रे होगी अगर पैरेलल आएगी तो वो सब दिन फोकस पॉइंट से कट करती हुई जाएगी, जैसा कि आप ऊपर वाले फोटो में देख पा रहे हैं। फिर दूसरी बात अगर करें तो यहाँ पर आपने कॉन्वेक्स देखा है। तो कॉन्वेक्स में तो इधर उभरी हुई साइड में तरफ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो अगर हम पीछे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उनको पीछे बढ़ाएं, अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि वो जहां पर कट करेगी वो पॉइंट उस मिरर का फोकस होगा। यानी अब ये बात क्लियर हो गई है कि जो कॉन्वेक्स में है उसका जो फोकस है वो बिहाइंड है मिरर के, और इसमें फ्रंट साइड में। ओके, कॉनकेव में फ्रंट साइड में है और कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं हम लोग। फिर अच्छा, ये कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई फॉर्म्ड बाई स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको स्फेरिकल मिरर पर, हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं तो उस पर हमको समझाते हैं, हमको इस पर आते हैं। तो जैसे आपने स्फेरिकल मिरर ले लिया, ये आपका एक स्फेरिकल मिरर था। स्फेरिकल मिरर तो अभी आप समझ गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो दो हमने बताए। तो अगर कोई रे, इसमें दो तीन रूल्स हैं वही समझ रहे हैं। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर CURVATUR। फिर इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो समझ में आ गया होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यही बात हमने आपको पहले बताई थी, अभी जब हम बना रहे थे तो हमने क्या कहा कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जाएगी, ठीक, मान लो ये रह गई, तो जब ये वापस आएगी तो इसके फोकस से होकर जाएगी। मान लो इसका फोकस यहाँ पर है तो यहाँ से होकर जाएगी। अगर यहाँ से नीचे वाली एक लाइन बनाए, यानी लाइट की रे बनाए, तो वो इधर से होकर इधर जाएगी, और दूसरी वाली इधर से होकर इधर जाएगी। ठीक है, तो यानी ये वाला फोकस पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। ठीक, फोकस पॉइंट। तो ये हमने कौन सा मिरर लिया था, कॉनकेव।
कॉनकेव में हमने देखा कि फ्रंट साइड में ही है फोकस पॉइंट, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स ले लें, कॉन्वेक्स का तो ऐसा नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स अगर ले लें तो कॉन्वेक्स लें तो इस साइड में पॉलिश करेंगे, जो उभरी हुई साइड होगी उधर, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस तो इधर होगा। ठीक है। तो और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, याद रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर होगा, क्योंकि इसका सर्कल तो इधर की तरफ है। तो इसीलिए इधर की तरफ अगर सर्कल है तो फिर क्या होगा, इधर इधर इसका सेंटर होगा। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस आती हैं, इसके ऊपर कितनी भी रे गिरे जो कि पैरेलल हो आपस में, ठीक आपस में तो पैरेलल हो ही, साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो सब दिन ऐसा लगेगा कि वो अपने सेंटर से मनी सॉरी फोकस से होती हुई आ रही है, फोकस से होती हुई आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तब जब अगर ये रिफ्लेक्ट होंगी लाइट तो कुछ इस दिशा में रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे। ठीक, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस टाइप में होगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सब इंसिडेंट रे हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। ठीक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलें तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दूसरा रूल चलते हैं इसमें। दूसरा रूल क्या कहता है, जरा फिर से इधर आए तो आप देखें। अर्रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो समझ गया, पहला वाला रूल समझ गए आप, ये वाला समझ गए हैं। फिर दूसरा वाला पढ़ते हैं, अर्रा रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है ऑफ कॉनकेव मिरर के, विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि पहली वाली बात और दूसरी वाली बात दोनों आपस में क्या है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है कि पहले ये कह रहा था कि अगर कोई रे कोई रे पैरेलल आएगी, अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। और अब क्या कह रहा है कि अगर कोई चीज फोकस से होकर आएगी तो वो सब दिन पैरेलल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी। तो अगर हम इसमें यहाँ पे फोटो में देखें, इस वाले फिगर में देखें हम लोग, तो हमने क्या कहा कि पहले ये पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक, अब कॉनकेव मिरर का ये है। अब यहाँ पर अगर आपका सी है और यहाँ पर एफ है, तो अब मान लो अगर कोई रे इस टाइप से आए कि इस फोकस से होकर जाए, ठीक है, इस फोकस से होकर जाए, या कोई रे इस फोकस से होकर आए, मान लो अब ये इंसिडेंट रहे हैं। ठीक, अब ये इंसिडेंट रहे, अब जो जाएगी तो वो इसके पैरेलल जाएगी, ये यहां से निकलेगी। अब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, इस तरह से निकलेगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। सेम ऐसे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाए, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि इस साइड में पॉलिश है, तो इस साइड में अगर पॉलिश है तो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस आपका हो गया, और यहाँ पर अगर आपका सी है, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर अगर आपका फोकस पॉइंट है, तो अगर कोई रे इस तरह से आए कि वो लगे कि फोकस की तरफ मूव कर रही है, तो अगर जब वापस होगी तो वो सब दिन इसके पैरेलल वापस होगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के सब दिन पैरेलल वापस होगी। जैसे अगर कोई रे इस तरह से आए कि जो लगे कि इसके फोकस से होती हुई आगे बढ़ रही है, तो वो सब दिन इसके प्रिंसिपल एक्सिस से वापस आएगी। दोनों बातें आप देख रहे हैं कि आपस में अपोजिट हैं, तो ये समझने दोनों बातें बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको ये अगर नहीं समझ में आई तो आपको आगे 6+2 8 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर आपको फिगर बनाना होता है, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सिर्फ बोर्ड्स के एग्जाम में ही नहीं, आगे सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सारी बातें इजिली समझ में आ गई आपको तो बहुत आसान होगा आपके लिए। इसीलिए तीसरा पॉइंट हम दोबारा एक बार पढ़ते हैं। आर रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यानी अगर कोई रे पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस के, किसके, कॉनकेव मिरर के, और रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, या कॉन्वेक्स मिरर के बाद, ये तो वही बात हो गई, इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा वाला पॉइंट जो है दोबारा से यहाँ पर लिख गया है, लेकिन दोबारा पढ़ते हैं। आ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। अभी तक हम फोकस और इसकी बात कर रहे थे, तो अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, तो डायरेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, या कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम पाथ। चलो देखते हैं, अगर हम दोबारा से इन फिगर्स पे आ जाएं, तो हम अगर मान लो मैंने ये बना दिया और ये फिर से कॉनकेव हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा नीचे हो गया, चलो ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, दिस साइड में पॉलिश है तो दिस इज अ कॉनकेव मिरर।
अगर हम यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर कोई लाइट इस तरह से इस पे पड़ रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई वापस जा रही है, तो जो जिस डायरेक्शन पे जाएगी उसी डायरेक्शन पर वापस आ जाएगी। यानी ये ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, इस किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेम पाथ पर जाएगी। अगर हम सिर्फ अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही होगा। ठीक, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब चलो इधर बात करते हैं, कॉन्वेक्स में देखते हैं। कॉन्वेक्स में अगर मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ये अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस था और इधर की तरफ में सी पॉइंट था, सी पॉइंट यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर कोई रे इस तरह से आए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्रतीत हो, ठीक, इट सीम्स लाइक इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट विल मूव अलोंग द सेम पाथ फ्रॉम विच इट हैव कम टू द मिरर। ओके, तो जिस पाथ से ये आई थी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। इतनी बात समझ में बहुत आसानी से आ जानी चाहिए। तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। पहला तो कि पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल जाएगी, और अगला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पथ पर आ जाएगी। ठीक, तो अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट, अ रे इंसिडेंट टू ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट P, pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब पोल की बात करते हैं। ठीक है, चलो इधर पोल क्या होता है, जैसे आपने ये पढ़ा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस था, जो मैंने ये लाइन बनाई है हॉरिजेंटली, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉलिश है। ठीक, यहाँ पर आपका सी होता था, चूंकि ये मैंने यहाँ पर सी क्यों है, क्योंकि ये मैंने बनाया क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अगर हम कॉनकेव बनाते तो हमारे लेफ्ट साइड होता। ठीक, तो इस पॉइंट पर पी होता है, इस पॉइंट पर पी होता है। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि अगर कोई रे इस पॉइंट पी पर गिरे तो वो इधर भी इसी पॉइंट पर चली जाएगी। यानी ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर सब दिन बराबर होगा, इस कंडीशन में सब दिन बराबर होगा। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर लें तो कॉनकेव में इधर साइड में पॉलिश है, तो जरा देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करता है उसे पी कहते हैं और पी का नाम है पोल। ठीक, हिंदी वालों के लिए ध्रुव होता है ये। ठीक है, तो अभी अगर कोई ले इस पॉइंट पर आई, ठीक, तो वो जब जाएगी तो वो इधर की तरफ जाएगी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, ये बात कहना चाहता है। तो ओवरऑल वी हैव स्टडीड अबाउट 4 प्रॉपर्टीज इन विच, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल होकर आएगी, और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम पाथ को फॉलो करेगी, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, और चौथी कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर पोल पर जाएगी तो जितना एंगल वो शुरुआत में आई यानी इंसिडेंस बना रही होगी उतना ही रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल बना के वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली बातें हमने चारों समझ ली। ठीक है, तो इसके आगे की बात हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, जो कि हम पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो लेकर आएंगे, उसी में आपको समझना है। थैंक यू।